नमस्कार। हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी क्या कहती है तो चलिए सुनते हैं। पंचतंत्र की कहानी घमंडी चूहा। हाँ, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। बंटी चूहा बहुत होशियार था। वह एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लांग बूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे। उस लड़के ने वह फेंक दिए। बंटी चूहा, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। नटखट कबूतर, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी चूहा, सुन भाई, नजर मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नजर लगी तो यह खराब हो जाएगा। नटखट कबूतर, भाई मैं तो बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। बंटी चूहा, मुझे किसी की बधाई की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। नटखट कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता ही नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तल में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। नटखट कबूतर, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकलकर देखा कि आवाज उस जूते में से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। नटखट कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा बंटी चूहा डूब रहा था। बंटी चूहा, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नटखट कबूतर, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की जरूरत नहीं थी। बंटी चूहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर नटखट कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वजन ज्यादा था। नटखट कबूतर उसका वजन उठा नहीं पा रहा था। नटखट कबूतर, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। नटखट कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक एक टांग चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता रहा। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है। उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर बंटी चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफी मांगता है। धन्यवाद।
सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी दुष्ट सर्प और कौवे। एक जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, प्रिय हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उससे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती हैं। चील सांप की बैरी हैं। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए जिसमें अंडे सुरक्षित रहें और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं। उसे यह समझते देर न लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प खो से निकला और उसने कौवों का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपत के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके गपागप निकल गया और अपने खो में लौटकर डकार लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वो सारा माजरा समझ गए। कौवे की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार जब राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उनकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उड़ाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता चला जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खो के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खो के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खो के भीतर झांका
उसने वहां हारवा उसके पास में ही एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सांप मर गया। धन्यवाद। ये सुनते हैं रूसी लोक कथा, चोरी की सजा। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उस खेत में ही कुछ सब्जियां बोकर और उन्हें बेचकर किसान अपना व अपनी पत्नी का गुजारा करता था। एक बार किसान ने सोचा कि इस बार वह पूरे खेत में सलगम बोएगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, मैं सोचता हूँ कि इस बार खेत में सलगम बो दूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पत्नी ने कहा, सलगम की फसल अच्छी हो गई तब तो हम आराम से रह सकेंगे, वरना भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं फसल को समय पर पानी दूंगा, खूब देखभाल करूंगा तो फसल जरूर ही अच्छी होगी, किसान ने कहा। फिर किसान ने अपनी फसल खेतों में बो दी। किसान की किस्मत अच्छी थी कि इस बार सलगम की फसल बहुत अच्छी हुई। एक दिन बूढ़ा किसान खेत पर गया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि खेत में जगह जगह सलगम के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसने झुककर देखा कि ढेरों सलगम फैली पड़ी है, परंतु सभी के छोटे छोटे टुकड़े बचे पड़े हैं। किसान की समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। वह सोचने लगा कि यदि कोई आदमी सलगम चुराता तो पूरी ही उठा कर ले जाता। सलगम के टुकड़े करके तो किसी ने मेरा नुकसान करने की कोशिश की है। यह काम जरूर किसी दुश्मन का है। यह सोचते सोचते वह घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी दुश्मनी किससे है। उसकी पत्नी बोली, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं, जरा खुलकर बताओ बात क्या है। किसान बोला, किसी ने हमारा नुकसान करने की कोशिश की है। अपने खेत में ढेरों सलगम के टुकड़े पड़े हैं। अगर कोई चुराता तो सलगम ही निकाल कर ले जाता, या तो किसी दुश्मन की चाल लगती है जो उसने सलगम के टुकड़े कर डाले। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? उसकी पत्नी बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया है, तभी दुश्मन की बात सोच रहे हो। भला हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? जरूर कोई जानवर हमारी फसल खा रहा होगा। बूढ़े किसान को बुढ़िया की बात जच गई और वह रात को पहरा देने खेत पर चला गया। वह हाथ में कुल्हाड़ी लिए खेत के किनारे घास में छिपकर बैठ गया। आधी रात में अचानक भालू आया और सलगम निकाल कर कुछ खाने लगा और कुछ फेंकने लगा। किसान ने आओ देखा ना ताओ अपनी कुल्हाड़ी जोर से भालू की तरफ मारी। कुल्हाड़ी भालू के पिछले पैर में लगी और उसका एक पैर कटकर गिर गया। भालू दर्द से चिल्लाता हुआ लंगड़ाकर जंगल की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद किसान ने भालू की टांग उठाई और घर पर आ गया। बुढ़िया टांग देखकर खुश हुई। बुढ़िया ने टांग को धोकर उसकी खाल उतार दी, उसके बालों से ऊन बुन लिया और फिर टांग का मांस पकने रख दिया। किसान और पत्नी ने जमकर मांस का आनंद लिया। उधर टांग कटने से परेशान भालू किसान से बदला लेने की सोचने लगा। वह जंगल में गया और एक पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसकी चौथी टांग बना ली और ठक ठक की आवाज के साथ चलने लगा। फिर एक दिन मौका देखकर वह सुबह को किसान के घर पहुंच गया। वह बाहर से गीत गुनगुनाने लगा, मेरी टूटी टांग मुझे तू पहचान, तूने अपाहिज मुझे बनाया, आजा आजा बाहर आजा, मुश्किल में है तेरी जान। भालू की आवाज सुनकर किसान और उसकी पत्नी थर थर कांपने लगे। वे जल्दी से दरवाजा बंद करने दौड़े, परंतु भालू तब तक भीतर आ चुका था। दोनों लोग डर कर अलमारी के भीतर घुस गए। भालू घर में इधर उधर गाना गाता और लंगड़ाता हुआ घूम रहा था। उसकी लकड़ी की टांग खट खट की आवाज कर रही थी। अचानक उसकी लकड़ी की टांग निकल गई। वह अपना संतुलन खो बैठा। भालू घर की सीढ़ियों के पास बने तहखाने में जा गिरा।
किसान को ज्यों ही भालू के तहखाने में गिरने की आवाज आई, उसने अलमारी से निकलकर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। किसान की पत्नी घर के बाहर जाकर शोर मचाने लगी। सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए, सबने मिलकर भालू को मार डाला। अब किसान चैन से रहने लगा। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गरीब की होली। सूरजपुर गांव में बिमला अपने बेटे सुनील के साथ रहती थी। बिमला के पति का देहांत हो चुका था। वह गांव के एक सेठ के घर में पानी भरने का काम करती थी। एक दिन शाम को जब बिमला घर वापस आई तो सुनील ने कहा, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने को कहा है। यह सुनकर बिमला ने पूछा, क्यों, पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा कर दी है। तब सुनील ने खुश होकर कहा, माँ, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। यह सुनकर बिमला सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? यह कहकर बिमला अपने काम में लग गई। बिमला की बात सुनकर सुनील रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते? इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और मिठाई बनाओ, मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूंगा। बिमला ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफी दिन है होली में, देखेंगे। और हाँ, स्कूल के कपड़े को बचा कर रखना, होली का रंग उसमें न लगने पाए। होली से 4 दिन पहले सुनील ने घर आकर बताया, माँ, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने से मना किया है, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुजिया और मिठाई बनाओ। बिमला ने उससे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन बिमला सेठ जी के घर गई और उसने कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुजिया और मिठाई बनानी है। वह सेठ जी से बात कर ही रही थी, तभी सेठानी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी? हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब बिमला ने कहा, मालकिन, आप नाराज ना हो, मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूँ और वही होली खेलेगा, मैं होली नहीं खेलूंगी। यह सुनकर सेठानी और गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। बिमला को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मालकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, पैसे उधार मांग रही हूँ, अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। ये सुनकर सेठानी बोली, नहीं, होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार दे भी दे, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। बिमला गुस्से में घर वापस आ गई। उसने सुनील से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। यह सुनकर सुनील रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन सुनील उदास बैठा था। बिमला भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी सुनील के घर आए। उन्होंने कहा, बिमला बहन, सुनील को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? बिमला ने उनसे कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, स्कूल में जमा करने के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर वो भी रंग से खराब हो जाते तो नए कपड़े कहाँ से आते? यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब सुनील स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था स्कूल में काफ़ी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया हूँ। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग सुनील को दे दिए। सुनील बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद बिमला ने सुनील को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। यह देखकर सुनील ने कहा,
माँ तुम भी मिठाई खा लो। यह सुनकर बिमला ने कहा, बेटा थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। बिमला सेठ जी के घर पानी भरने चली गई। सुनील रंग लेकर होली खेलने चला गया। बिमला जब सेठ जी के घर पानी भर कर ले जा रही थी, रास्ते में उसे सुनील मिल गया। उसने कहा, माँ तुम आज भी काम कर रही हो, आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। बिमला ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने बिमला के ऊपर रंग डाल दिया। बिमला जब सेठ जी के घर पहुंची तो सेठानी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तुम मानी नहीं, होली खेल ही ली, तूने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बिमला ने कहा, मालकिन बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन सेठानी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, आज से मेरे घर पानी भरने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर बिमला रोने लगी। उसने कहा, मालकिन हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन सेठानी नहीं मानी। तभी सेठानी का लड़का मोहन वहां आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जब वह कह रही है उसने होली नहीं खेली, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और यह विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष? सेठानी ने उसे डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती, तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। यह सुनकर मोहन बोला, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूँ, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। यह कहकर मोहन ने गुलाल को बिमला की मांग में भर दिया। सेठ और सेठानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मोहन ने उसी समय बिमला से विवाह कर लिया। होली के दिन बिमला विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ सुनील को पिता का सुख मिल गया था। धन्यवाद। ये सुनते हैं स्पेनिश लोक कथा जादुई शीशा। एक बार ग्रैंडा के राजा ने सोचा कि वह शादी करेगा, तो सबसे पहले यह खबर उसके नाई को दी गई, उसके बाद उसके रात के पहरेदार को, और उसके बाद उस शहर की सब बूढ़ी स्त्रियों को दे दी गई। नाई ने यह खबर अपने सब जानने वालों को दी, जिन्होंने यह खबर अपने सब दोस्तों को दी। उस रात वाले पहरेदार ने ये खबर बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर सब नौजवान लड़कियों को दे दी, जिससे वे खुशी के मारे सारी रात सो ना सकी। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां नौजवान लड़कियों को हमेशा याद दिलाती रही कि राजा ने शादी करने का फैसला कर लिया है। बूढ़ी स्त्रियां नाई से पूछती, राजा अपनी पत्नी कैसे चुनेगा? तो नाई जवाब देता, राजा के लिए अच्छी पत्नी ढूंढने के लिए तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। स्त्रियां आश्चर्य से कहती, क्या तुम राजा की पत्नी चुनोगे? मगर राजा की पत्नी ढूंढने में तुम क्या करोगे? इस पर नाई जवाब देता, मैं एक अकेला ही आदमी तो हूँ जो शाही चेहरे को छूता हूँ, और इससे ज्यादा क्या, मेरे पास एक जादुई शीशा है। अगर किसी लड़की का बहुत सुंदर चेहरा है पर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसके चरित्र के धब्बे उस शीशे की सतह पर धब्बे की शक्ल में दिखाई दे जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि वह लड़की कैसी है। सब स्त्रियों ने पूछा, लड़की चुनने की क्या कई शर्तों में से यह भी एक शर्त है? नाई बोला, कई नहीं, बस यही एक शर्त है। कोई भी लड़की जो 18 साल से ऊपर की हो, वह राजा से शादी करने के लिए ठीक है, पर वे सब रानी बनने के लायक होनी चाहिए। हर लड़की मेरे साथ शीशा देखेगी और जिसके चेहरे के साथ कोई धब्बा दिखाई नहीं देगा, वही राजा की रानी बनेगी। इस तरह जो भी ग्रैंडा की रानी बनेगी, उस पर यह एक शर्त लगाई गई और सबको बताया गया। बड़ी अजीब सी बात कि कोई भी लड़की नाई के पास उस शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए नहीं आई। दिन और हफ्ते निकलते चले गए और राजा को अभी अपनी पत्नी को पाने का कहीं कुछ अता पता भी नहीं था। कुछ स्त्रियों ने कुछ लड़कियों को नाई के पास जाने के लिए कहा भी कि वे वहां जाकर उस शीशे में अपना चेहरा देखें, पर किसी की ऐसी कोई हिम्मत ही नहीं पड़ी। राजा बहुत सुंदर था, उसकी प्रजा भी उसको बहुत प्यार करती थी, इसलिए यह एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि
उसके दरबार में आने वाली कोई भी लड़की उसकी पत्नी बनना नहीं चाहती थी। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत सारे बहाने बनाए, जैसे कि कुछ ने कहा कि उनकी शादी तो पहले पक्की हो चुकी है, कुछ ने कहा कि वे नाई के दुकान में जाना ही पसंद नहीं करती, कुछ ने अपने दोस्तों को कहा कि वे अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगी। हर सुबह राजा नाई से पूछता कि क्या कोई लड़की उसके शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए आई, पर नाई का जवाब वही रहता कि बहुत सारी लड़कियां तो यही देखती रहती हैं कि दूसरे कितने लोग उसकी दुकान के अंदर आते हैं, पर वे खुद नहीं आती। राजा ने नाई से बोला, ओ ग्रेंडा, क्या इस देश में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो राजा की पत्नी बन सके? मुझे मालूम है कि दूसरे देशों के राजाओं को शादी करने में कोई मुश्किल नहीं पड़ती, फिर मुझे इतनी मुश्किल क्यों पड़ रही है? नाई ने जवाब दिया, योर मजेस्टी, एक बात संभव हो सकती है। पहाड़ की तरफ एक भेड़ चराने वाली रहती है, वो इस शीशे में देखने का खतरा मोल ले सकती है, पर क्या आप उतनी नीची लड़की से शादी करेंगे? राजा बोला, ठीक है, उस भेड़ चराने वाली को आने दो और मेरे दरबार में उसको अपने शीशे में अपना चेहरा देखने दो। सो नाई उस भेड़ चराने वाली को लेकर दरबार में आया। सारे शहर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज दरबार में एक भेड़ चराने वाली का इम्तिहान लिया जाएगा। तुरंत ही शाही दरबार शानदार स्त्रियों से और राजा के परिवार के नाइट से भर गया। जब वह भेड़ चराने वाली लड़की दरबार में घुसी तो वह अपने आप को इतने सारे अमीरों से घिरी हुई देखकर बहुत शर्मा रही थी। राजा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया और उससे कहा कि अगर उसको राजा से शादी करनी है तो उसको एक जादुई शीशे में देखना पड़ेगा। अगर उसने कभी भी कोई भी बुरा काम किया होगा तो यह शीशा उतने ही धब्बे अपने ऊपर दिखा देगा। भेड़ चराने वाली लड़की ने कहा, गलतियां हर एक से होती हैं राजा साहब, और मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने अपनी भेड़ों के झुंड के साथ कुछ गलतियां की हैं, पर मैं यह सोचती हूँ कि उन्हें मेरी वे गलतियां माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि वे रोज मुझे अपनी देखभाल करने देती हैं। क्योंकि अगर इनको कोई खतरा महसूस होता भी है तो भी ये अपनी सुरक्षा के लिए मेरे ही पास दौड़ कर आती हैं। मैं अपनी भेड़ों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए हमेशा सबसे अच्छा करने को तैयार रहती हूँ। सच तो यह है कि मेरी रानी बनने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे उस शीशे में देखने में कोई डर नहीं है। कहकर वह शीशे की तरफ बढ़ी और उसने उसमें देखा। शायद अपनी शक्ल देखकर वह शर्मा गई। दरबार की दूसरी स्त्रियां उसके चारों तरफ घिर आईं। उन्होंने देखा कि शीशे ने तो कोई धब्बा नहीं दिखाया, तो उन्होंने उससे वह शीशा छीन लिया और एक दूसरे को उनको अपना चेहरा देखने के लिए देने लगी। वे उस शीशे से अपना चेहरा देखती जाती थी और कहती जाती थी, अरे देखो तो, जब हम लोग भी इस शीशे में अपना चेहरा देख रही हैं तो इस शीशे पर भी कोई धब्बा नहीं है। लगता है यह कोई जादू का शीशा नहीं बल्कि ऐसे ही सादा शीशा है, या तो हमारे साथ चाल खेली गई है। राजा बोला, ओ स्त्रियों, तुम सब लोग ठीक कहती हो, इस शीशे में कोई जादू नहीं है, पर अगर तुम लोगों में अपने चरित्र में उतना ही विश्वास होता जितना इस भेड़ चराने वाली लड़की को है जो अब मेरी रानी बनने जा रही है, तो तुम लोगों ने शीशे में देखने से कभी मना नहीं किया होता। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी तुम सब लड़कियों में सबसे अच्छी है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं स्पेनिश लोक कथा घायल शेर। एक गरीब युवा लड़की काम के लिए भीख मांगती हुई इधर उधर भटक रही थी। एक दिन वो एक किसान के घर पहुंची जहां उसकी किस्मत बदली। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी गायों को पाल सके, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, किसान ने कहा। लड़की ने अपनी काबिलियत साबित की। फिर एक दिन उसे घास के मैदान के पास एक कराह सुनाई दी। लड़की ने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने एक शेर को जमीन पर लेटा हुआ पाया। अरे बाप रे, लड़की बड़बड़ाई,
तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभा है, जरा चुप बैठो, मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। लड़की ने कांटा निकाल दिया। उसके बाद शेर ने अपनी बड़ी खुरदुरी जीभ से लड़की का हाथ चाटा। लड़की ने अपने रुमाल से शेर के पंजे पर पट्टी बांधी। लड़की घास के मैदान में लौट आई, पर गाय वहां से गायब थी। घंटों खोजने के बाद भी वे उसे नहीं मिली। फिर उसने किसान को जाकर सच्चाई बताई। तुम गायों का पूरा झुंड कैसे खो सकती हो? किसान लड़की पर गरजा, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। क्या मैं कुछ और काम कर सकती हूँ? लड़की ने भीख मांगी। मैं तुम्हें गधों की देखभाल करने के लिए 1 साल का समय दूंगा, फिर बाद में देखूंगा कि क्या तुम भरोसेमंद हो या नहीं। युवा लड़की अब हर दिन गधों को चराने ले जाती थी। 1 साल के बाद उसे वही शेर मिला, पर इस बार उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। लड़की ने शेर का चेहरा साफ किया, घाव पर जड़ी बूटियों का मलहम लगाया और अपने रुमाल से उसे पट्टी बांधी। एक बार फिर से धन्यवाद देने के लिए शेर ने लड़की का हाथ चाटा, पर इस बार भी पहले की तरह गधों का झुंड कहीं गुम हो गया। लड़की दोबारा फिर से किसान के क्रोध का सामना करने के लिए लौटी। उसने उसे डांटा, लेकिन वह जानता था कि लड़की ने पूरे 1 साल उसे अच्छी सेवा दी थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। तुम्हें सूअरों को चराने के लिए बाहर ले जाना होगा। अगर तुम उन्हें मोटा कर पाओगी तब तुम रह सकोगी। 1 और साल बीत गया और सूअर मोटे हो गए, लेकिन तभी लड़की को वही परिचित आवाज सुनाई दी। उसने अपने दोस्त शेर को गंभीर रूप से घायल पाया। उसने प्रत्येक घाव को धोया, जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और फिर अपनी स्कर्ट को फाड़कर पट्टियां बांधी। इस बार शेर बोला, क्या तुम आराम करने तक मेरे साथ नहीं बैठोगी? मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना होगा और किसान के सूअरों को देखना होगा। उसने कहा। वो सूअरों को खोजने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे पृथ्वी उन्हें निगल गई हो। घंटों खोजने के बाद वो एक पेड़ पर चढ़ गई, पर उसे सूअर नहीं दिखे, लेकिन उसे कुछ चौंकाने वाला जरूर दिखा। ढीले ढाले कपड़े पहना एक आदमी रास्ते पर चल रहा था। फिर उसने एक चट्टान हटाई और फिर उसमें गायब हो गया। वो कौन था? लड़की को आश्चर्य हुआ। अब मुझ में किसान के क्रोध का सामना करने के लिए घर जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं बस यहीं इंतजार करूंगी और देखूंगी। वो सूरज उगने तक पेड़ पर ही बैठी रही। अचानक चट्टान खिसकी और वही शेर उसे रास्ते पर चलता हुआ दिखा। शेर? लड़की फुसफुसाई। वो आदमी कहाँ गया? लड़की पेड़ से नीचे उतरी। उसने चट्टान को एक तरफ धकेला और फिर एक बड़े कमरे में पहुंची। उसने अंदर झांका। उसे वहां बढ़िया खाना दिखा, जिसे उसने पेट भर कर खाया। फिर खाना खाने के बाद उसने कमरे की सफाई की और झाड़ू लगाया। उस शाम वो पेड़ से तब तक देखती रही जब तक कि वो आदमी वापस नहीं आया। अगली सुबह दोबारा शेर बाहर निकला। फिर से वो छिपे हुए कमरे में गई। उसने खाना खाया और सफाई की। इसी तरह कई दिन बीतने के बाद लड़की ने रास्ते में आदमी की प्रतीक्षा की। मुझे लगा कि वो आप ही होंगी जो मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। आदमी ने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? और आप सुबह को शेर के रूप में अपना कमरा क्यों छोड़ते हैं और फिर शाम को एक आदमी के रूप में लौटते हैं? लड़की ने पूछा। एक राजशख्स इस बात से नाराज था कि मैं एक राजकुमार था जिसे लोग बहुत प्यार करते थे। दिन में मैं शेर बन जाता हूँ, जिसकी आपने कई बार मदद की। उस आदमी ने समझाया। उस राक्षस ने बदला लेने के लिए ही आपके जानवरों को चुराया। उसके जादू टोने को तोड़ने के लिए उसे राजकुमारी के बालों से बना एक कोट देना होगा। ठीक है, मैं शहर जाऊंगी और आज शहर में काम खोजूंगी। मुझे राजकुमारी के बालों की एक लट जरूर मिल जाएगी। लड़की ने वादा किया। अगले दिन उसने अपने बालों को सावधानी से बनाया और फिर महल के पास जाकर चिल्लाई,
क्या कोई मुझे काम पर रखेगा? राजकुमारी की एक दासी ने उसे सुना। तुम क्या काम कर सकती हो? उसने पूछा। मैं किसी के भी बालों को सोने की तरह चमकदार बना सकती हूँ, उसने जवाब दिया। फिर मेरे साथ आओ, नौकरानी ने कहा। हर दिन लड़की ने राजकुमारी के बालों को तब तक ब्रश किया जब तक वे सूरज की किरणों की तरह चमकने नहीं लगे। एक दिन लड़की ने हिम्मत बटोरी और राजकुमारी से पूछा कि क्या वो उसके बालों की एक लट ले सकती है। राजकुमारी ने तो पहले मना किया, लेकिन जब लड़की ने बहुत भीख मांगी तब उसने उसे दे दिया। तुम मेरे बालों की एक लड़ी ले सकती हो, राजकुमारी ने कहा, पर तुम्हें मुझे खुश करने के लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढना होगा। लड़की सहमत हो गई। फिर उसने बालों की एक लड़ी काटी और उसे एक कोट में बुना जो रेशम की तरह चमकने लगा। फिर वो उसे गरीब शेर वाले आदमी के पास ले गई, जिसने उसे राक्षस को खोजने का रास्ता बताया। जब राक्षस ने लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए सुना तो वो एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे हाथ में एक गदा लेकर भागा हुआ आया। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक कोट लाई हूँ, लड़की ने कहा, लेकिन कोट बहुत छोटा था और राक्षस ने उसे नीचे फेंक दिया। मुझे माफ करें, मैं फिर से कोशिश करूंगी, उसने वादा किया। अगली सुबह लड़की ने राजकुमारी से बड़ी आरजू मिन्नत करके उसके बालों की एक और लड़ी ली। फिर लड़की ने एक बड़ा कोट बनाया और दोबारा पहाड़ पर लौटी। इस बार राक्षस को कोट फिट आया और उसने लड़की को इनाम देने की पेशकश की। कृपया उस शेर वाले आदमी पर से जादू टोना हटाओ, उसने भीख मांगी। राक्षस ने उत्तर दिया, उसके लिए तुम्हें शेर को मारना होगा, फिर उसे जलाकर उसकी राख पानी में फेंकनी होगी, तब तुम्हें राजकुमार मिलेगा। आदमी को यह सब बताते समय लड़की रोने लगी। जैसा उसने कहा है तुम वैसा ही करो, मुझ पर भरोसा रखो, आदमी ने कहा। अगली सुबह लड़की ने शेर को मार डाला। जब उसने पानी में राख डाली तब पानी में से एक सुंदर युवा राजकुमार बाहर आया। बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया है। अब मैं तुमसे अपनी पत्नी बनने के लिए कह सकता हूँ। युवा लड़की ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा, लेकिन मैंने राजकुमारी से वादा किया है कि मैं उसे खुश करने के लिए एक राजकुमार खोजूंगी। राजकुमार ने जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं है। तुम देखो, मैं राजा का बेटा हूँ, वो राजकुमारी मेरी बहन है। चलो अब हम महल में चलें। अपने भाई से मिलकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। राजा, रानी और राजकुमारी सभी राजकुमार की वापसी से बेहद खुश हुए। राजा ने युवा लड़की के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शादी के लिए सहमति दी और फिर पूरे शहर में जश्न मनाया गया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी गुलेलबाज लड़का। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। एक हरबंश नाम का लड़का था जिसके सब काम अनूठे हुआ करते थे। उसे जब सवाल समझ में नहीं आता तो स्याही की दवात उठाकर पी जाता। उसे किसी ने कह रखा था कि काली स्याही पीने से अक्ल तेज हो जाती है। मास्टर जी गुस्सा होकर उस पर हाथ उठाते तो बेहद ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता। मार डाला, मास्टर जी ने मार डाला। वह इतनी जोर से चिल्लाता कि आसपास की जमातों के उस्ताद बाहर निकल आते कि क्या हुआ है। मास्टर जी ठिठक कर हाथ नीचा कर लेते। यदि वो उसे पीटने लगते तो हरबंश सीधा उनसे चिपट जाता और ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगता, अब की माफ कर दो जी, आप बादशाह हो जी, आप अकबर महान हो जी, आप सम्राट अशोक हो जी, आप माई बाप हो जी, आप दादा हो जी, परदादा हो जी। क्लास में लड़के हंसने लगते और मास्टर जी झेंप कर उसे पीटना छोड़ देते। ऐसा था वह हरबंश। हर दिन बाग से एक मेढक पकड़ लाता और कहता कि हाथ पर मेढक की चर्बी लगा लें तो मास्टर जी के बेत का कोई असर नहीं होता। हाथ को पता ही नहीं चलता कि बेत पड़ा है। एक दूसरा सहपाठी था बोधराज। इससे हम सब डरते थे। जब वह चिकोटी काटता तो लगता जैसे सांप ने डस लिया है। बड़ा जालिम लड़का था।
गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठती तो नंगे हाथ से वह बर्रे पकड़कर उसका डंक निकाल लेता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाते तो फूल पर बैठी तितली को लपक कर पकड़ लेता और दूसरे क्षण उंगलियों के बीच मसल डालता। अगर मसलता नहीं तो फड़फड़ाती तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कापी में टांक लेता। उसके बारे में कहा जाता था कि अगर बोधराज को बिच्छू काट ले तो स्वयं बिच्छू मर जाता है। बोधराज का खून इतना कड़वा है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था। पक्षियों के घोंसलों पर तो उसकी विशेष कृपा रहती थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके और थिंगलियां टूटकर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डाले उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहा करती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता, कभी मैना का बच्चा या तरह तरह के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। उससे सभी छात्र डरते थे। किसी के साथ झगड़ा हो जाता तो बोधराज सीधा उसकी छाती में टक्कर मारता या उसके हाथ पर काट खाता। स्कूल के बाद हम लोग तो अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज ना जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वह हमें तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होते हैं? नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बलिष्ठ भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के पैर नहीं होते। हम सिहर उठे। हमारे घर में सीढ़ियों के नीचे गोह रहती है। वह बोला, जिस चीज को वह अपने पंजों से पकड़ ले वह उसे कभी भी नहीं छोड़ती, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ती। हम फिर सिहर उठे। चोर अपने पास गोह को रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं, फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजे से दीवार को पकड़ लेता है। इसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ता। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह कैसे छोड़ती है? मैंने पूछा। ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। इसी तरह के किस्से बोधराज हमें सुनाता। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तरक्की हुई और हम लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। घर नहीं था, बंगला था, मगर पुराने ढंग का और शहर के बाहर। फर्श ईंटों के, छत ऊंची ऊंची और ढलवा, कमरे बड़े बड़े, लेकिन दीवार में लगता था जैसे गारा भरा हुआ है। बाहर खुली जमीन थी और पेड़ पौधे भी थे। घर तो अच्छा था मगर बड़ा और खाली खाली सा था। शहर से दूर होने के कारण मेरा कोई दोस्त यार भी वहां पर नहीं आता था। तभी वहां बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि वहां शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। आसपास बंदर घूमते थे और घर के बाहर झाड़ियों में नेवले के 2 एक बिल भी थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसमें माँ ने फालतू सामान भरकर गोदाम सा बना दिया था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। दिन भर गुटुरगू चलती रहती। वहां पर टूटे रोसेदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते थे। बोधराज आता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। एक बार वह झाऊ चूहा लाया जिसका काला थूथना और कटीले बाल देखते ही मैं डर गया था। माँ को मेरा बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूँगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती थी कि वह गरीब जानवरों को तंग नहीं किया करे। एक दिन माँ मुझसे बोली,
अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसलों को साफ कर दे। चिड़ियों ने कमरे को बहुत गंदा कर रखा है। मगर माँ, तुम ही तो कहती थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारो। ये तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं घर का चक्कर लगाकर उसे पिछवाड़े की ओर गोदाम में ले गया। गोदाम में ताला लगा था। हम ताला खोलकर अंदर गए। शाम हो रही थी और गोदाम के अंदर झुटपुटा सा छाया था। कमरे में पहुंचे तो मुझे लगा जैसे हम किसी जानवर की मान में पहुंच गए हों। बला की बू थी और फर्श पर बिखरे हुए पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो मैं डर गया। मैंने सोचा यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। वह घोंसलों को तोड़ तोड़ कर गिराएगा, पक्षियों के पर नोचेगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसे सभी बातें करेगा जिससे मेरा दिल दहलता था। ना जाने माँ ने क्यों कह दिया था कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मुझे तो इसके साथ खेलने को भी मना करती थी और अब कह दिया कि घोंसले तोड़ो। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली थी और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था। गोदाम की ढलवा छतें तिकोना सा बनाती थी। 2 पल्ले ढलवा उतरते थे और नीचे एक लंबी सातीर कमरे के आर पार डाला गया था। इसी सातीर पर टूटे हुए रोशेदान के पास ही एक बड़ा सा घोंसला था जिसमें से उभरे हुए तिनके, रुई के फाहे और लटकती थिलकियां हमें नजर आ रही थी। यह मैना का घोंसला था। कबूतर अलग से दूसरी ओर सातीर पर गुटुरगू कर रहे थे और सारा वक्त सातीर के ऊपर मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध दी। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचें झांकती नजर आई। देखा, बोधराज कह रहा था, ये बिलायती मैना है, इधर घोंसला नहीं बनाती। इनके माँ बाप जरूर अपने काफिले से बिछड़ गए होंगे और यहाँ आकर घोंसला बना लिया होगा। इनके माँ बाप कहाँ हैं? मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज को गुलेल से फर्र की आवाज निकली और इसके बाद जोर के टन की आवाज आई। गुलेल का कंकड़ घोंसलों से न लगकर सीधा छत पर जाकर लगा था जहां टीन की चादरें लगी थी। दोनों चोंच घोंसले के बीच कहीं गायब हो गई और फिर सख्ता सा आ गया। लग रहा था मानो मैना के बच्चे सहम कर चुप हो गए थे। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ सातीर से लगा, बड़ा अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई और घोंसले के बाहर झांक कर देखने लगे, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की कंकड़ घोंसले के किनारे पर लगा। 3-4 तिनके और रुई के गाले उड़े और छितरा छितरा कर फर्श की ओर उड़ने लगे, लेकिन घोंसला गिरा नहीं। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। हमने नजर उठाकर देखा, रोशनदान में से आने वाली रोशनी सांसा ढक गई थी। रोशनदान के खींचे पर एक बड़ी सी चील आकर बैठ गई थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक सी लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है। मैंने कहा, नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती हैं। यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चोंचों की ऊंची आवाज आने लगी। घोंसले में बैठे मैना के बच्चे फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आ गई। उसने अपने पर समेट लिए थे और रोशनदान पर से उतरकर गोदाम के आर पार लगे सातीर पर बैठ गई थी।
वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं, और फिर देखने लगती। मैं चुप था, बोधराज भी चुप था। न जाने वह क्या सोच रहा था। घोंसले में से बराबर चोंचों की आवाज आ रही थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मैना के बच्चे बुरी तरह डर गए थे। ये यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े रहते हैं। जरूर हर दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मांस के टुकड़े और खून सने पर इसी की चोंच से गिरते होंगे। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे सातीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी थी, और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पर फड़फड़ाने और चिल्लाने लगे थे। जब से चील रोशनदान पर आकर बैठी थी, मैना के बच्चे चीखे जा रहे थे। बोधराज अब भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है, या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा, मगर बोधराज ने मेरी बात नहीं सुनी और गुलेल चला दी। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकरा कर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चलें, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने एक और निशाना बांधा, मगर चील उस सातीर पर से उड़ी और गोदाम के अंदर पर फैलाए तैरती हुई आधा चक्कर काटकर फिर सहतीर पर जाकर बैठी। घोंसले में बैठे बच्चे बराबर चोंचों किए जा रहे थे। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाओ, चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा, और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज पर एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और फिर उछलकर मेज पर चढ़ गया और वहां से कुर्सी पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से दोनों हाथों से घोंसलों को सातीर पर से उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसलों को थामे हुए ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और फिर दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही बड़ा दरवाजा था और दीवार में छोटा सा एक झरोखा। यहाँ भी गैराज के आर पार लकड़ी का एक सहतीर लगा था। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसा वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मना कर दिया, ना ही स्वयं उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे, मैंने पूछा। वे इन झरोखों में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर लाया था और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहते। धन्यवाद।
चलिए सुनते हैं कहानी भूत पर विजय। किसी गांव में एक ठठेरा रहता था। वह केवल पीतल की घंटियां बनाता था। एक दिन उसे अपनी बनाई घंटी देने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उस गांव में पहुंचने के लिए उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। उस जंगल से गुजरते समय एक शेर ने ठठेरे पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। मारने के बाद शेर ठठेरे के शव को अपनी गुफा में अकेले आराम से खाने के लिए ले गया, लेकिन ठठेरे की घंटी वहीं सड़क पर पड़ी रह गई जहां शेर ने उस पर हमला किया था। कुछ दिनों बाद बंदरों का एक झुंड जंगल में उसी स्थान से गुजरा जहां घंटी पड़ी थी। उनमें से एक बंदर की नजर चमकती हुई पीली वस्तु पर पड़ी तो उसने उसे उठा लिया। उठाते समय घंटी ने आवाज की। घंटी की आवाज सुनकर बंदर खुश हो गया। उसने घंटी को जोर से हिलाया तो उसमें से और अधिक ऊंची आवाज निकली। अब तो बंदर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और चकित होकर उसने घंटी को जोर जोर से हिलाकर बजाना शुरू कर दिया। इस तरह घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर झुंड के अन्य बंदर भी एकत्रित होकर घंटी की आवाज ध्यान से सुनने लगे। घंटी की आवाज सभी बंदरों को इतनी आकर्षक लगी कि वे उसे लेकर उस पेड़ पर चले गए जिस पर वे सभी रहते थे। वहां उन्होंने उसे अपने पेड़ की एक टहनी पर टांग दिया। अब जिस किसी बंदर का मन घंटी की आवाज सुनने को करता, वह घंटी को जोर से हिला देता। इस प्रकार घंटी सभी बंदरों, विशेष रूप से नन्हे बंदरों के लिए एक खिलौना बन गई थी। परिणाम स्वरूप घंटी लगभग पूरा दिन बजती रहती। रात के समय सोते हुए बंदर हिलते तो जिस टहनी पर वे सोए होते वह टहनी हिल जाती थी और इस प्रकार घंटी बज उठती। अब ठठेरे के गांव में रहने वाले लोगों को घंटी की आवाज लगातार दिन और रात सुनाई देने लगी। उन्हें पता चल चुका था कि ठठेरा शेर का ग्रास बन गया था। इसलिए कुछ गांववासी कहने लगे कि ठठेरे का भूत ही वह घंटी बजाता रहता है जो उसकी मृत्यु से पहले उसके पास थी। धीरे धीरे इस कहानी पर गांव के सभी व्यक्तियों ने विश्वास कर लिया। इस प्रकार जब भी उन्हें घंटी की आवाज सुनाई देती, वे मारे डर के कांप उठते थे। भूत का भय गांव में कुछ इस प्रकार फैल गया कि लोगों ने संध्या बेला के पश्चात जंगल में जाना बंद कर दिया। लेकिन इसी बीच बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें घंटी की आवाज दिन के समय भी सुनाई देती थी। अतः गांववासियों ने दिन के समय भी जंगल में लकड़ी काटने या जानवरों को चराने जाना बंद कर दिया। इस प्रकार जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जिसके नाम से सभी गांव वाले थर थर कांपने लगे। इस बात का गांववासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे अपनी रोजमर्रा की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर करते थे। इसलिए सभी गांववासियों ने जल्दी ही भूत को भगाने के तरीके खोजना शुरू कर दिया। परंतु गांव का प्रत्येक व्यक्ति भूत के नाम से इतना अधिक भयभीत था कि किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भूत की समस्या से कैसे निपटा जाए जिससे सबकी जान बच सके। इसलिए यह देखते हुए गांव के मुखिया ने अंत में पूरे गांव की एक सभा बुलाने का निर्णय लिया ताकि मिलजुल कर भूत की समस्या पर विचार किया जा सके। गांव का प्रत्येक बूढ़ा, जवान तथा बच्चा भी उस सभा में भाग लेने के लिए आया। मुखिया ने प्रत्येक गांववासी से निवेदन किया कि वह भूत की समस्या से निपटने के लिए कोई सुझाव दें, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। काफी सोच विचार के बाद आखिर मुखिया ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति भूत को भगाएगा उसे बहुत सा धन व इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा के पश्चात कई दिन बीत गए, परंतु इनाम पाने का लालच भी किसी व्यक्ति को यह काम करने के लिए प्रेरित न कर पाया। गांव में एक बुद्धिमान बुढ़िया रहती थी। वह किसी भी प्रकार से यह मानने को तैयार न थी कि जंगल की ओर से आने वाली घंटी की आवाजें किसी भूत के कारण आ रही थी
उसने पूरे किस्से पर काफी समय तक गौर किया और तब जंगल में जाकर घंटी के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसका मानना था कि भूतों के पास अपनी उपस्थिति महसूस करवाने के लिए जंगल में बैठकर दिन रात घंटी बजाने की बजाय अन्य बेहतर तरीके भी थे। इसलिए बुढ़िया ने गांव के मुखिया के पास जाकर उसे अपना निश्चय बताया। वह उसके निश्चय के विषय में सुनकर दंग रह गया। उसे लगा कि बुढ़िया की आयु इतनी अधिक थी कि वह भूत से निपट नहीं पाएगी, लेकिन वह बुढ़िया अपनी जिद पर अड़ी रही। इसलिए गांव के मुखिया ने उसे जंगल में जाने की अनुमति दे दी। बुढ़िया ने अपने घर पहुंचकर जंगल में जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने लिए खाने का एक पैकेट तैयार किया। साथ ही उसने अपने साथ ले जाने के लिए भुनी हुई मूंगफली तथा चनों से भरी एक थैली ली। तब उस लंबी दूरी को तय करने में सहायता के लिए वह एक लंबा सा मजबूत डंडा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। अपनी धीमी चाल के कारण बुढ़िया को जंगल तक पहुंचने में काफी समय लगा। हालांकि वह धीरे धीरे चल रही थी, फिर भी मार्ग में वह कहीं रुकी नहीं और दोपहर तक जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंचने के बाद बुढ़िया ने घंटी की आवाज की दिशा में चलना आरंभ कर दिया। उसे काफी चलना पड़ा क्योंकि घंटी की आवाज जंगल के सबसे घने भाग से आ रही थी, लेकिन वह हिम्मत करके चलती रही और जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच गई जहां बंदरों ने घंटी टांग रखी थी। जिस पेड़ पर बंदरों ने घंटी के साथ अपना बसेरा बना रखा था, बुढ़िया उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदरों को घंटी के साथ खेलते देखकर वह गांववासियों के भूत की कहानी के विषय में सोचकर मन ही मन हंसे बिना न रह सकी। घंटी को देखकर उसने सोचा कि उसकी सोच सही थी। घंटी बजने के रहस्य के पीछे उसकी सोच के अनुसार आखिर सीधा साधा कारण ही निकला। अब तो बस उसे किसी प्रकार बंदर से उस घंटी को प्राप्त करना ही शेष था। इस विचार के साथ ही बुढ़िया ने अपने थैले में से भुनी हुई मूंगफली तथा चने निकाले, जिन्हें वह बड़ी समझबूझ से अपने साथ लाई थी। उसने उन्हें जमीन पर बिखेर दिया। मूंगफली तथा चने देखकर एक बंदर शोर मचाता हुआ अपने साथियों को भोजन की सूचना देते हुए अपने मनपसंद भोजन की ओर लपका। कुछ ही क्षणों में अन्य बंदर भी बुढ़िया के इर्द गिर्द जमा हो गए। इसलिए उसने अपने थैले में पड़ी सारी मूंगफली तथा चने जमीन पर गिरा दिए तथा दबे पांव उस पेड़ की ओर लपकी जिस पर घंटी लटकी थी। अपने लंबे डंडे के सहारे उसने घंटी पेड़ से उतारी तथा जंगल के बाहर बहने वाली नदी की ओर चल पड़ी। नदी पर पहुंचकर बुढ़िया ने घंटी उसमें फेंक दी तथा मुस्कुराते हुए उसे पानी में डूबते देखती रही। वह यह सोचकर खुश थी कि जंगल में बजने वाली घंटी के रहस्य का उसने अंत कर दिया था। गांव में पहुंचकर बुढ़िया ने गांव के मुखिया को बताया कि उसने घंटी वाले भूत को भगा दिया। मुखिया को अपने कानों पर विश्वास न आया, इसलिए उसने बुढ़िया से कहा कि वह कुछ दिन प्रतीक्षा करने के पश्चात ही उसकी बात पर विश्वास करेगा, ताकि सब गांव वासियों को यह पता लग सके कि भूत सचमुच भाग गया या नहीं। बुढ़िया इस बात के लिए राजी हो गई। अगले 7 दिनों में किसी भी गांववासी को घंटी की आवाज ना तो दिन में और ना रात में सुनाई दी, लेकिन एक और सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के बाद ही सब गांववासियों ने विश्वास किया कि भूत सचमुच भाग गया है। इसलिए 15 दिन के बाद गांव में एक बड़ा सा उत्सव आयोजित किया गया। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें भाग लिया। सारे गांव के सामने मुखिया ने बुढ़िया का खूब आदर सत्कार करने के साथ साथ उसे इनाम भी दिया। वह बहुत खुश थी। आखिर उसने इतना सम्मान तथा इनाम अपने साहस तथा बुद्धिमानी के बल पर जो प्राप्त किया था। गांव का हर व्यक्ति बुढ़िया के कारनामे के बारे में सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ था। इनाम के धन की सहायता से बुढ़िया अब एक आरामदायक जीवन बिताने के योग्य हो गई थी।
अपने साहस तथा चतुराई से भूत भगाने के कारण वह बच्चों तथा बड़ों दोनों में ही बड़ी लोकप्रिय हो गई थी। अब वह हर शाम गांव के अधिकतर बच्चों तथा बड़ों को भी अपने घर पर पाती। वे उससे भूत को भगाने की कहानी सुनने आते थे और बुढ़िया भी चटकारे ले लेकर कहानी को कई रुचकर मोड़ देकर सुनाती तथा हर बार कहानी में कोई नई रोमांचकारी घटना जोड़ देती, जिससे सभी खुश हो जाते। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं रूसी लोक कथा मेंढकी राजकुमारी। बहुत पुरानी बात है। रूस में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो कि अपने अपने तीर कमान लो और उससे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वही तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमारों ने पिता को सिर झुकाया, अपना अपना तीर कमान उठाया, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोरी खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक कुलीन आदमी के बगीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। और तीसरे और सबसे छोटे बेटे का तीर वो कहाँ गिरा और उसे कौन लेकर आया? उसके तीसरे सबसे छोटे बेटे राजकुमार इवान ने जो अपना तीर चलाया तो वह इतना ऊंचा गया कि उसको तो वह दिखाई ही नहीं पड़ा। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा। तब कहीं जाकर उसको वह तीर जंगल के एक तालाब में मिला। एक मेढकी जो पानी में उगी हुई लिली के एक फूल पर बैठी हुई थी, उसने उसको अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। जब राजकुमार इवान ने उस मेढकी से अपना तीर वापस मांगा तो वह बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार इवान कुछ नफरत के साथ बोला, पर एक राजकुमार एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता है? राजकुमार अपने तीर को एक मेंढकी के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा था, पर वह अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था। इसलिए उसने उस मेंढकी को उठाया और उसको अपने महल ले गया। जब उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई और उसको मेंढकी दिखाई तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। सो उस रविवार को 3 शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी एक कुलीन आदमी की बेटी से हुई, बीच वाले बेटे की शादी एक व्यापारी के बेटी से हुई और तीसरे सबसे छोटे बेटे इवान की शादी एक मेंढकी से हुई। कुछ समय बीत गया तो राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने पिता को सिर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटों को तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियों को सिलाई आती थी। पर सबसे छोटा वाला बेटा दुखी मन से अपने घर आया। उसको दुखी देखकर मेढकी कूदती हुई उसके पास आई और टर्राई, और राजकुमार इवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? इवान बोला, आज तो मुझे नीचा देखना पड़ेगा। राजा ने कहा है कि तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें कमीज सिली मिलेगी। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेढकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो, एक कमीज सिलो जैसे मेरे पिता पहनते थे। बस रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार इवान जागा तो वह मेढकी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में
एक कड़े हुए कपड़े में लिपटी हुई एक कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसको लेकर वह तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीजें देख रहा था। उसके पहले बेटे ने उसके सामने अपनी लाई कमीज फैलाकर दिखाई। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, यह कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर उसके दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर नाक भौं सिकोड़ कर बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहनेगा। अब ईवान की बारी आई तो उसने भी अपनी कमीज राजा के सामने फैलाई। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से कड़ी हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ यह कमीज है राजा के पहनने लायक। कमीजें दिखाकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े वाले बेटे बड़बड़ाते चले जा रहे थे। हम लोग ईवान की पत्नी की बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वह जरूर ही कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय और बीत गया। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक एक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों में से अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बार फिर राजकुमार ईवान महल से बहुत दुखी होकर चला। जब वह अपने घर आया तो उसकी मिटकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार ईवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इस बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को बुलावा भेजा और यह देखने के लिए उसको ईवान के घर भेजा कि देख कर आओ कि वह मिटकी खाना कैसे बनाती है। पर मिटकी ने भी यह भांप लिया कि उन दोनों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वह बुढ़िया यह खबर देने के लिए जल्दी से सीधे उन दोनों भाइयों के पास आई तो उन दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी ऐसा ही किया जैसा मिटकी ने किया था। पर जैसे ही वह बुढ़िया वहां से चली गई, मिटकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मिटकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने फिर ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जैसे मेरे पिताजी खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार ईवान जागा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक करारी सी डबल रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास ले गया। वहाँ उसका पिता उसके भाइयों की लाई डबल रोटियां देख रहा था। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग में बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुलठियां पड़ गई थी। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी तो वह भी आग से जलकर काली हो गई थी और उसमें भी गुठलियां पड़ गई थी। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भिजवा दी। पर जब ईवान ने अपनी डबल रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसके मुंह से निकला, ये है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों से उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती है। एक बार फिर ईवान महल से बहुत दुखी होकर चला। वह सोचता जा रहा था कि आज तो आ गया, वह मिटकी बेचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने घर आया तो उसकी मिटकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार ईवान, तुम्हारा यह इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी ना हो राजकुमार ईवान। तुम शाम को ऐसा करना कि तुम अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद में आऊंगी।
जब तुम्हें बिजली की कड़क की आवाज सुनाई दे तो अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी में आ रही है। सो राजकुमार इवान उस दावत में अकेले ही चला गया, जबकि उसके दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उनकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहन रखे थे। राजा और रानी, उनके बेटे और उनकी पत्नियां और सब कुलीन मेहमान खाना खाने बैठे ही थे कि अचानक बाहर बिजली कड़की और सारा महल हिल गया। सब लोग घबरा गए। इवान ने सब लोगों को शांत किया। घबराओ नहीं ओ भले लोगों, यह मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वो एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहने थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था। उसकी सुंदरता को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। राजकुमार इवान उसको देखकर बहुत खुश हो गया और वहां बैठे मेहमान भी उसको और उसके बढ़िया कपड़ों और गहनों को देखे जा रहे थे। लोगों ने खाना खाना शुरू किया तो बड़े भाइयों की पत्नियों ने देखा कि मेटकी राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में छिपा ली और बची हुई शराब उसने बाईं आस्तीन में छिपा ली। वे उसको देखती रही, हड्डियां एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेंढकी राजकुमारी ने नाचना शुरू किया। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देखते रहे। जब उसने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमकती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। यह देखकर वहां बैठे सारे कुलीन मेहमान बड़े आश्चर्य में डूब गए। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू किया। जब उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और जब दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जा पड़ी। यह देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और नाच छोड़कर चला गया। पर इस बीच राजकुमार इवान यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। पर उसको डर भी लगा कि उसकी पत्नी कहीं फिर से मिटकी में न बदल जाए। सो वह महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया। वहां उसने उसकी मेंढक वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसको घर में अपनी खाल नहीं मिली तो वह रो पड़ी और बोली, ओ राजकुमार इवान, यह तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रह रहे होते। अब हमको अलग होना पड़ेगा और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको भयानक पुरानी हड्डियों के राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। यह कहकर वह एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। 1 साल गुजर गया और राजकुमार इवान अपनी पत्नी को ढूंढता रहा। जब दूसरा साल शुरू हुआ तो उसने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। या तो पता नहीं कि इवान ऊपर चला या नीचे चला, दूर चला या पास चला, क्योंकि मैंने सुना नहीं। बहुत समय तक चला या थोड़ी देर तक चला, क्योंकि मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सका। पर मुझे इतना पता है कि अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते उसके जूते बहुत जल्दी ही टूट गए, उसके कपड़े फट गए और उसका चेहरा बहुत दुबला हो गया और वह पीला पड़ गया। एक दिन जब उसने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और वह जंगल के एक खुले हिस्से में घूम रहा था तो वहां उसको एक झोपड़ी दिखाई दी जो मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और बराबर घूमे जा रही थी। इवान बोला, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, मेहरबानी करके अपने पीछे वाला हिस्सा तुम पेड़ों की तरफ कर लो और अपना सामने का हिस्सा मेरी तरफ कर लो। तुरंत ही वह झोपड़ी रुक गई और उसमें अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खुल गया। इवान उस दरवाजे में से उस झोपड़ी में घुसा। जैसे ही उसने उस झोपड़ी के अंदर पैर रखा तो उसको वहां एक बुढ़िया दिखाई दी। उस बुढ़िया ने इवान से पूछा,
तुम कहाँ जा रहे हो? इवान ने उसको अपनी सारी कहानी सुनाते हुए जवाब दिया, दादी माँ, मैं अपनी मेढकी राजकुमारी को ढूंढ रहा हूँ। बाबा यागा ने अपना सिर ना में हिलाया और एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमार इवान, तुमने उस मेंढकी की खाल जलाई ही क्यों? क्योंकि वह मेंढकी अक्लमंद एलेना ही तो तुम्हारी मेढकी पत्नी थी। वह अपने ताकतवर पिता से भी बढ़कर अक्लमंद थी, इसीलिए उसका पिता उससे इतना नाराज था कि उसको उसकी 14वीं सालगिरह पर 3 साल के लिए मेढकी में बदल दिया था। राजकुमार इवान दुखी होकर बोला, लेकिन अभी मैं क्या करूं दादी माँ? मैं उसको ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। बाबा यागा आगे बोली, अभी उसको भयानक पुरानी हड्डियों ने अपने कब्जे में ले रखा है और वहां से उसको छुड़ाना आसान नहीं है, क्योंकि आज तक उसको कोई मार नहीं सका है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है, वह सुई एक अंडे में है, वह अंडा एक बतख में है, वह बतख एक खरगोश में है और वह खरगोश पत्थर के एक बक्से में है। वह बक्सा एक ऊंचे से ओक के पेड़ के सबसे ऊपर रखा हुआ है और वह पुरानी हड्डी उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अच्छी तरह से रखवाली करता है। वह बूढ़ी जादूगरनी आगे बोली, लो या धागे का एक गोला ले जाओ, इसको तुम अपने सामने फेंक देना, फिर या जिधर भी जाए तुम इसके पीछे पीछे चले जाना, या तुमको रास्ता दिखाएगा। बाबा यागा को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद देकर इवान ने धागे का वह गोला अपने सामने फेंक दिया और जंगल में उसके पीछे पीछे चलने लगा। इवान चलता गया और एक सांप खाली जगह आ निकला। वहां उसको एक बड़ा कत्थई रंग का भालू मिल गया। वह उस भालू के ऊपर तीर चलाने ही वाला था कि वह भालू उससे आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार को उस भालू पर दया आ गई। उसने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसको अपने ऊपर उड़ता हुआ एक सफेद नर बतख मिला। वह उसको भी अपनी तीर से मारना चाहता था कि वह नर बतख भी आदमी की आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी जिंदगी भी बख्श दी और आगे बढ़ गया। उसी समय एक भेंगा खरगोश उसका रास्ता काटता हुआ वहां से गुजर गया। राजकुमार ने जल्दी से अपना निशाना साधा और उसको तीर मारने ही वाला था कि वह खरगोश भी आदमी के आवाज में बोला, मुझे मत मारो राजकुमार इवान, तुम्हें किसी दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने उसकी भी जिंदगी बख्श दी और अपने धागे के गोले के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक झील के पास आया तो झील के किनारे पर उसको एक पाइक मछली पड़ी हुई मिली। वह हवा के लिए तरस रही थी, उसको हवा की जरूरत थी। वह मछली बोली, मुझ पर दया करो राजकुमार इवान, मुझे इस झील में फेंक दो, क्योंकि एक दिन तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी। राजकुमार इवान ने उस मछली को झील में फेंक दिया और फिर अपने धागे के गोले के पीछे चलता हुआ आगे बढ़ गया। काफी शाम हो जाने के बाद वह एक ओक के पेड़ के पास आया जो बहुत ऊंचा और मजबूत था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर पत्थर का एक बक्सा रखा था जिस तक पहुंचना ही नामुमकिन सा था। इवान अभी यह सोच ही रहा था कि वह उस बक्से को नीचे कैसे लेकर आए कि कहीं से एक कत्थई भालू वहां आ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से उस पेड़ का तना पकड़कर उसको जड़ से उखाड़ लिया। उसके ऊपर रखा बक्सा नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से एक खरगोश निकलकर तेजी से भाग गया। तभी वह भेंगा खरगोश वहां आ गया। उसने उसका पीछा किया और उसको पकड़कर फाड़ डाला। जैसे ही उस भेंगे खरगोश ने उस खरगोश को फाड़ा, उसमें से एक बतख निकलकर ऊपर आसमान में उड़ गई। पल भर में ही सफेद नर बतख, जिसकी जिंदगी इवान ने बख्शी थी, उसके ऊपर था और उसने उस बतख को इतनी जोर से मारा कि उसमें से उसका अंडा निकल पड़ा। अंडा ऊपर से गिरा तो झील में गिरा। यह देखकर तो इवान रो पड़ा। उस झील में अब वह उस अंडे को कैसे ढूंढेगा, पर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने देखा
कि पाइक मछली उस अंडे को लिए हुए किनारे पर तैरती चली आ रही है। राजकुमार ने तुरंत ही उस अंडे को तोड़ा और उसमें सुई को ढूंढा। उसमें से सुई निकालकर उसने उसको मोड़ना शुरू किया। जितना ज्यादा वह राजकुमार उस सुई को मोड़ता जाता था, वह भयानक पुरानी हड्डियां भी अपने काले पत्थर के महल में बैठा उतना ही ज्यादा ऐंठता जाता था। वह बल खाता जाता था। आखिर उसने वह सुई तोड़ दी और उस सुई के टूटते ही वह भयानक पुरानी हड्डियां भी मर गया। जैसे ही राजकुमार ने सोचा कि अब वह राजकुमारी को लेकर आए, तो उसके सामने तो राजकुमारी एलेना खुद ही खड़ी थी। वह एक लंबी सी सांस लेकर बोली, ओ राजकुमारी वान, तुमने यहाँ आने में कितनी देर लगा दी। मैं तो इस भयानक पुरानी हड्डियां से शादी करने वाली थी। इसने मुझे अपने काबू में कर रखा था। आखिर में दोनों मिल गए और रूस वापस लौट गए। वहां वे फिर बहुत साल तक खुशी खुशी रहे। धन्यवाद।